हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप रिवाइज 67 एंड 68 बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आइए तो हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना प्रतिशत बढ़ा है? बाय व्हाट परसेंटेज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार हैज ग्रोन इन 2020-21? ऑप्शन है 3.5%, 4.5%, 7.2%, 2.5%। दोस्तों, जीडीपी पूछ रहा है। जीडीपी क्या होता है? एक देश की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो होता है उसी को जीडीपी बोला जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिहार के भौगोलिक सीमा में जो एक साल में गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू होता है उसी को जीएसडीपी पूछ रहा है। जीएसडीपी पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 3.5। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.5%। और 2020-21 में जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसके मुकाबले बिहार का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नेशनल का जो जीडीपी है वो 7.2% में सिकुड़ गया था, माइनस में चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में मौजूदा और स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएसडीपी एट करेंट एंड कांस्टेंट प्राइस इन 2020-21? एनएसडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्थिर कीमत के लिए बेस ईयर पता होना चाहिए। तो बेस ईयर क्या है? 2011 और 12। मौजूदा जो कीमत होता है, करंट प्राइस कैसे निकाला जाता है? जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। हमें पूछ रहा है 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में एनएसडीपी। तो मौजूदा कीमत पे जो एनएसडीपी है वो 566.47 हजार करोड़ है। और स्थिर कीमत पर जो है, वो है 379.55 हजार करोड़। तो पूछ रहा है इसका अंतर, तो इस दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 186.92 हजार करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा कीमतों पर 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी क्या है? ऑप्शन है 681.83 हजार करोड़, दूसरा है 68.63 हजार करोड़, तीसरा है 861.83 हजार करोड़, चौथा है 661.83 हजार करोड़। तो स्थिर पूछ रहा है मौजूदा कीमत पर, तो आंसर हो जाएगा 618.63 हजार करोड़। और स्थिर कीमत पर कितना है? स्थिर कीमत पे जो है जीएसडीपी, स्थिर कीमत के लिए क्या करना होता है दोस्तों? बेस ईयर का सहारा लेना पड़ता है। बेस ईयर क्या है? 2011-12। तो स्थिर कीमत पर जीएसडीपी कितना है? 419.88 हजार करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में 2020-21 में क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र आते हैं।
तो समुद्री क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। माध्यमिक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएंगे? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। और टर्शियरी सेक्टर में तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस, टूरिस्ट। ये सब क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो पूछ रहा है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही 2020-21 में? तो ऑप्शन आपके सामने, तो आंसर हो जाएगा सी, 19.2% जो है प्राथमिक क्षेत्र का रहा 2020-21 में, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र जो है 61.2% की जो है हिस्सेदारी रही। 2016-17 में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था 22.1% और 2020-21 में ये घट के कितना हो गया है? 2020-21 में ये घट के हो गया 19.2%। वही माध्यमिक क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का देखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर था 2016-17 में 22.1%, जो घट के 2020-21 में कितना हो गया है? 19.5%। और टर्शियरी सेक्टर जो 2016-17 में क्या था? 57.3%, और बढ़ के कितना, ये बढ़ गया है और कितना आ गया? 61.2%। तो इसको भी याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है 2020-21 में घटा है कितना? पहले कितना था? पहले 22.1 था, अब घट के कितना हो गया है? 19.2%। और द्वितीय क्षेत्र पहले 22 जो आपका था, द्वितीय क्षेत्र कितना था? 20.6%। 20.6% घट के आ गया कितना? 19.5%। द्वितीय क्षेत्र क्या कितना था दोस्तों? 20.6%। यहाँ गलती हो गया, सुधार दीजिएगा। 20.6% द्वितीय क्षेत्र था 2016-17 में, 19.5% हो गया। तृतीय क्षेत्र जहां 57.3% था, बढ़ के जो है 61.2% है। तो तृतीय क्षेत्र जो हमारा बढ़ रहा है और प्राथमिक क्षेत्र जो है और द्वितीय क्षेत्र हमारा घट रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2020-21 में बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या है? टर्शियरी सेक्टर इन बिहार ग्रोथ रेट पूछ रहा है 2020-21 में। ऑप्शन है 9.5%, 5.8%, 8.5%, 8.8%। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल देखा, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस, टूरिस्ट आते हैं इसमें। तो आपको पूछ रहा है कि विकास दर क्या रहा है, तो आंसर हो जाएगा 8.5%। और आपका जो प्राइमरी सेक्टर का जो रहा, प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास दर रहा वो 2.3%। और द्वितीय क्षेत्र का जो रहा, सेकेंडरी सेक्टर का जो रहा 2020-21 में जो विकास दर रहा वो 4.8% रहा। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग में उच्चतम एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कहां दर्ज किया गया? अधिकतम और उच्चतम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उच्चतम कहां है और न्यूनतम कहां है? ऑप्शन है आपका दोस्तों पटना शिवहर, दूसरा है बक्सर नालंदा, सी है पटना पूर्णिया, डी है शिवहर और अरवल। अरवल दोस्तों बिहार का 38वां नंबर का जिला है, न्यूली डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? 38। तो न्यूली डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। पटना का जो जीडीपी जो है सबसे ज्यादा है, और शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो सबसे कम है। शिवहर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है
बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। किससे अलग हुआ है ये? सीतामढ़ी से। किससे अलग हुआ है दोस्तों? सीतामढ़ी जिला से। जो पर कैपिटा जो पटना का जीडीपी है वो 1.31 लाख है, और शिवहर का जो है पर कैपिटा 0.19 लाख है। तो पटना का जो है शिवहर से 7 गुना है, 7 गुना जीडीपी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र मुद्रास्फीति की दर क्या थी? समग्र मुद्रास्फीति की दर क्या थी? इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2.8%, बी है 4.9%, सी है 3.1%, डी है 3.5%। इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है। सामान्यतः जनरली इसको क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। सीएसओ कौन जारी, मुद्रास्फीति कौन जारी करता है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसी सीएसओ के आधार पर आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी निकालती है, मॉनिटरी पॉलिसी निकालती है। और मॉनिटरी पॉलिसी का टूल्स क्या है दोस्तों? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है दोस्तों, सीआरआर। और गवर्नमेंट जो है इसी मॉनिटरी पॉलिसी, इसी इन्फ्लेशन रेट के आधार पे फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण करती है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है कितना, तो आंसर हो जाएगा टोटल जो है, समग्र पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो 3.1%। तो इन्फ्लेशन जो है दो आधारों पे निकाली जाती है, एक रूरल और एक अर्बन। तो रूरल पे जो इन्फ्लेशन रेट है 2.85% और अर्बन में 4.9%, और ओवरऑल कंबाइंड करके जो इन्फ्लेशन रेट है 3.1%, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2020-21 में आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा? ऑप्शन है मंकी पॉक्स के कारण, कोविड-19 के कारण, डेल्टा क्रॉन के कारण, ओमिक्रॉन के कारण। तो आंसर है दोस्तों कोविड-19 के कारण। आप सबको पता है कोविड-19 के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहा? राजकोषीय घाटा को सामान्यतः क्या बोला जाता है? सरकारी घाटा। सरकारी घाटा अर्थात सरकार का इनकम कम है और व्यय जो है, एक्सपेंडिचर क्या है? ज्यादा है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका 3.47%, दूसरा है 4.92%, तीसरा है 4.82% और चौथा है 4.56%। तो आंसर हो जाएगा 4.82% राजकोषीय घाटा है। और 2019-20 का जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों वो कितना है? 3.47%। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजटीय घाटा, बजटीय घाटा प्लस सरकार की जो उधारी होती है, सरकार की उधारी जो होती है उसी को बजटीय घाटा, सरकारी उधारी को मिला के हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र में 2.5%, इस 5 सालों में कितना प्रतिशत जो है वार्षिक वृद्धि दर रहा है? तो ऑप्शन है 2.5%, 4.5%, 4.8%, बी है
प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, 4.8% द्वितीयक क्षेत्र में, 8.5% टर्शियरी क्षेत्र में। सी है 2.8% प्राथमिक क्षेत्र में, 6.8% है द्वितीयक क्षेत्र में, 4.5% है तृतीयक क्षेत्र में। डी है 3.3% है प्राथमिक क्षेत्र में, 4.6% है द्वितीयक क्षेत्र में, 8.9% है तृतीयक क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर है पिछले 5 सालों में, हमने आपको बताया भी था, 2.3% जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, 4.8% द्वितीयक क्षेत्र में, और तृतीयक क्षेत्र में क्या है 8.5% की वार्षिक वृद्धि दर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर देने के लिए सही कोड चुने। तो ऑप्शन है ए, बिहार का सार्वजनिक ऋण जो है 2021-22 में जो एस्टिमेटेड है, अनुमानित है 2,12,040 करोड़। और बी है, राज्य में राजस्व अधिशेष जो है वो है आपका 447.84 करोड़। तीसरा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में अनुमानित है 4,45,130 करोड़। डी है, प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में वर्तमान मूल्य पे है 50,735 रुपया। तो आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि डी जो है आपका गलत है, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुमानित जो है वो कितना है 7,45,310 करोड़ रुपया है। बाकी जो ऑप्शन है आपका सही है, सी सिर्फ गलत है। तो सी किस ऑप्शन में नहीं है? सी जो है सिर्फ सी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी प्राप्तियां और व्यय के अंतर 10,532 करोड़ है तो राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय क्या होगा? राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है? सरकार दो आती है, सरकार जो लोन लेती है और सरकार जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो पैसा आता है। और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दो आता है, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करती है जैसे स्कूल कॉलेज डैम इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सरकार जो लोन लेती है उसका जो इंटरेस्ट चुकाती है वो खर्चे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो पूछ रहा है पूंजीगत प्राप्तियां व्यय क्या होगा? तो आपको जो है यदि ऑप्शन के सहारे इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं तो ऑप्शन में यदि 10,532 करोड़ रुपया का जो इस दोनों इन ऑप्शनों में जिसको माइनस करने पर 10,532 करोड़ रुपया होगा वो आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को घटाने पर जो अंतर होगा 10,532 करोड़ होगा। तो इससे हमको दो पता चल जाता है। तो पूंजीगत प्राप्तियां हमारा क्या है 36,735 करोड़, और पूंजीगत व्यय क्या है 26,203 करोड़। तो पूंजीगत प्राप्तियां का क्या उदाहरण है और पूंजीगत व्यय का जो है क्या उदाहरण है वो हमें आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय कितना है? कुल व्यय कितना है? जीएसडीपी का जो है कुल का व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है? जीएसडीपी आपको पता है, उसका पूछ रहा है उसका जीएसडीपी का जो का एक्सपेंडिचर टोटल कितना है। तो ऑप्शन है 24.8%, 25.2%, 23.7%, 28.1%। तो 2019-20 में आपका आंसर जो हो जाएगा 23.7%। यदि 2020-21 का पूछे दोस्तों जीएसडीपी का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर है व्यय होता है, तो आंसर है 26.8%।
26.8%। इसको याद रखिएगा। 2020-21 में जीएसडीपी में जो का कुल व्यय कितना है 26.8%, 2019-20 में 23.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि दिया गया विवरण सही है या नहीं। राज्य सरकार के राजस्व खाते की तुलना में प्राप्ति और व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूंजीगत खाते में अधिक थी। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट बता दिए हैं। तो राजस्व रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार को दो तरह से पैसा आती है, टैक्स से, नॉन टैक्स से। टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स में दो होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, इसका एग्जांपल है। नॉन टैक्स में सरकारी कंपनियों से जो इनकम होता है, सरकारी कंपनियों से जो इनकम होता है वो नॉन टैक्स में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है दोस्तों, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो होता है, प्लान और नॉन प्लान। तो प्लान में जो सरकार जो बजट के माध्यम से एजुकेशन में क्या खर्चा करेगी, हेल्थ में क्या करेगी, कितने स्कूल्स बनाएगी, तो ये सब का जो विवरण रहता है वो प्लान एक्सपेंडिचर में। नॉन प्लान में जैसे इंटरेस्ट का जो पेमेंट कितना चुकाएगी, इस सब्सिडीज वगैरह, ये सब किस में होता है, डिफेंस में जो खर्चा करेगी, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। तो पूछ रहा है कि राजस्व खाते की तुलना में जो प्राप्ति और व्यय है उसके तुलना में पूंजीगत प्राप्तियां अधिक है या नहीं। तो कुछ ऑप्शन है असत्य, सत्य, शायद, निश्चित नहीं। तो आंसर हो जाएगा सत्य है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत व्यय में आपको जो है 30.5% की वृद्धि हुई है और पूंजीगत प्राप्ति में क्या हुई है 25.9% की वृद्धि हुई है और राजस्व व्यय में जो है 10.7% की वृद्धि हुई है और राजस्व प्राप्ति में 3.2% की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से पूंजीगत प्राप्तियां में क्या हुई है, प्राप्ति और व्यय में दोनों में अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व खाते में समान सेवाओं पर व्यय 2019-20 में 41,628 करोड़ से 2020-21 में 46,239 करोड़ हो गया। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस ऑप्शन है 11.1%, 11.1%, 12.1%, 10.1%, 13.1%। तो आपको समान सेवा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंशन और वेतन पे जो खर्चा होते हैं। तो 41,628 करोड़ से बढ़ के 46,239 करोड़ हो गया। तो कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 11.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 से 2020-21 तक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो सामाजिक सेवा का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, हेल्थ पे जो खर्चा होता है, स्कूल्स पे, स्कूल कॉलेजेस जो बनते हैं, और आर्थिक सेवा जॉब ट्रेनिंग, युवाओं को जो जॉब ट्रेनिंग, बेरोजगार को जो जॉब, युवाओं को जो जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग पे जो खर्चा होती है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा है 2019-20 से 2020-21 में। तो 2019-20 में जो था, 2019-20 में वो था 5,07,816 करोड़ सामाजिक सेवाओं पर, और 2020-21 में कितना हो गया, 2020-21 में हो गया सामाजिक सेवाओं पर खर्चा 63,803 करोड़। उसी हिसाब से आर्थिक सेवाओं पर जो आपका 2019-20 में जो खर्चा हो गया
2019-20 में जो खर्चा हो गया आर्थिक सेवाओं पे वो है आपका 26,571 करोड़। और 2020-21 में आपका है 29,445 करोड़। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10.4% सामाजिक सेवाओं में खर्चा बढ़ा और 10.8% आर्थिक सेवाओं पर खर्च बढ़ा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूंजी परिव्यय 2019-20 में 12,304 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया? द कैपिटल आउटले इंक्रीज फ्रॉम 12,300 करोड़ इन 2019-20 टू इन 2020-21। तो ऑप्शन है 28,209 करोड़, 38,209 करोड़, 18,902 करोड़ और 18,209 करोड़। पूंजी परिव्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना से बढ़कर कितना हो गया? तो आपको पता ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर हो जाएगा 18,209 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020-21 में केंद्र सरकार से बिहार के संसाधनों के सकल हस्तांतरण की राशि कितनी है? तो हर साल टैक्स का कुछ अंश राज्यों के बीचों में बांटा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो 2020-21 में पूछ रहा है कि बिहार को कितना मिला केंद्र सरकार से। तो ऑप्शन है 96,543 करोड़, बी है 98,128 करोड़, सी है 91,654 करोड़, डी है 93,858 करोड़। तो आंसर हो जाएगा 98,128 करोड़। और 2019-20 में जो था, जो मिला था केंद्र सरकार से, वह था 91,654 करोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वेतन और पेंशन पर खर्च समय के साथ बदला है, तो कैसे? पूछ रहा है जो समय के साथ जो वेतन पर खर्च और पेंशन पर खर्च सरकार का बढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए में बढ़ा है या घटा है, घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है या बढ़ा हुआ है, घटा या घटा है। तो 2016-17 में जो था, 2016-17 में वेतन पे जो खर्चा था वो 15,784 करोड़ रुपया था। और 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया? 20-21 में बढ़ के जो हो गया 21,842 करोड़। पेंशन पे जो 2016-17 में था, 2016-17 में पेंशन पे खर्चा जो था 12,508 करोड़ रुपया था। और 2020-21 में बढ़ के 19,635 करोड़ रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि वेतन और पेंशन जो है बढ़ा है या घटा है, तो हम देख रहे हैं बढ़ा है वेतन और पेंशन दोनों कंडीशन में। तो आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में कुल दायित्वों की संचित निधि में उधारों के कारण सार्वजनिक ऋण देयता कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन है 75%, 74%, 78%, 79%। सार्वजनिक ऋण कॉन्सोलिडेटेड फंड, सरकार का जो इनकम होता है वो किस फंड में रखाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड। और इसी फंड से जो है वेतन और पेंशन जो है बांटी जाती है, इसी फंड से पैसा निकलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सारे को जो है इसी फंड से पैसा निकलता है। तो पूछता है कितना ऋण है, इसका टोटल लायबिलिटी कितना है जितना कॉन्सोलिडेटेड फंड में पैसा है? तो आंसर हो जाएगा 78% लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी क्या है? ऑप्शन है 18%, 19%, सी 16%, डी 17%।
जीएसवी में पूछ रहा है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इन 2021 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 19%। एग्रीकल्चर का क्या कितना है वृद्धि दर 2.1%, 2.1%। लाइव स्टॉक का जो है पशुधन का जो है लाइव स्टॉक का जो है वृद्धि दर जो है 2020-21 में 10%। मत्स्य पालन का फिशरीज का क्या है, फिशरीज का 7%। ओवरऑल कितना वृद्धि दर है, ओवरऑल 19% है। आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ऑप्शन है 17.85 लाख टन, बी है 18.75 लाख टन, सी है 17.95 लाख टन, डी है 18.65 लाख टन। आंसर हो जाएगा 17.95 लाख टन। याद रखिएगा इसको, जिसमें सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन और मक्का 5% और चावल 10% के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में 2012 से अब तक कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, बिहार कितना कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है 4, 6, 7, 5। कृषि कर्मण पुरस्कार राज्य के किसानों की आमदनी को जो आय को बढ़ाने में जो प्रयास किया जाता है उसके लिए जो है उसके जो है किसान की उत्पादकता को बढ़ाने में जो प्रयास किया जाता है, उसी लिए जो है राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। तो 2012 से अब तक बिहार सरकार ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु लचीला कृषि कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम डज नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, उत्पादकता, लाभप्रदता, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे केंद्रित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित नहीं है। तो जलवायु लचीला कृषि कार्यक्रम उत्पादकता और लाभप्रदता पर केंद्रित है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उत्पादकता, लाभप्रदता और फसल अवशेष के प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जलवायु लचीला कृषि कार्यक्रम के तहत कई पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में जैविक गलियारे विकसित किए गए। ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स हैव बीन डेवलप्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। ऑप्शन है 14, 13, 15, 12। ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 13। 13 जिलों में बिहार के जैविक गलियारे विकसित किए गए हैं। और सिक्किम बिहार इंडिया का एकमात्र राज्य है जहां पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। जैविक खेती किया जाता है। याद रखिएगा इसको दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सिक्किम एकमात्र राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। बिहार भी इसमें इस और आगे बढ़ रहा है और उसने 13 जिलों में क्या किया है, जैविक गलियारे विकसित किए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में यह काफी हेल्पफुल होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।